Hello students, how are you? Welcome to SCGA English classes by Dinesh Srivastav. Students, today in this video we are going to study how to improve writing skill, or we can say how to write a debate. We will study कि एक डिबेट हम कैसे लिखते हैं। हमारे 11th एंड 12th के सिलेबस में डिबेट राइटिंग आता है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम पूरा इसको समझेंगे कि किस तरीके से हमें एक अच्छी डिबेट जिसमें हमें अच्छे मार्क्स मिल सकें पूरे वो हम कैसे लिख पाएंगे। तो वो हम इस वीडियो में आज पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिबेट क्या होता है ना। डिबेट इज़ अ फॉर्मल डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर थीम और टॉपिक। डिबेट क्या है? एक फॉर्मल डिस्कशन है, मतलब कोई भी हम मैटर डिस्कस करते हैं, किसी टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं, तो ये भी क्या है? एक डिस्कशन है किसी विशेष थीम पर या फिर किसी टॉपिक पर। हमें कोई टॉपिक दे दिया जाए और हमें उस पर डिस्कशन करना हो, तो ये डिबेट भी वही डिस्कशन है। It is mostly conducted in a public setting in which people present their opposing arguments for or against a particular theme or topic। और ये क्या है? ये कहाँ पर कंडक्ट की जाती है? पब्लिक सेटिंग में, मतलब पब्लिक बैठी होती है, बीच में हम बैठे हो, मतलब हमें जाकर के अपने आर्गुमेंट्स रखने होते हैं। लोग क्या करते हैं उसमें? अपोजिंग आर्गुमेंट्स, यानी जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे मान लीजिए एक टीम अलग बैठी है, दूसरी टीम अलग बैठी है, और वो किसी टॉपिक को लेकर डिबेट कर रहे हैं। तो क्या होगा कि एक जो टीम होगी वो उसके फॉर और दूसरी टीम जो होगी वो उसके अगेंस्ट, यानी उसके फेवर में, और दूसरी उसके अगेंस्ट में जो है अपने आर्गुमेंट्स को रखेगी। और ये सब क्या होगा? इस तरीके से होगा कि एक कंपटीशन बेसिस पे भी हो सकता है और जनरली वैसे भी हो सकता है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर हमारे जो क्लास में 10th में और 11th और 12th में है, वो क्या है? उसमें हमको इनको लिखना पड़ेगा। मतलब हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ये जो डिबेट है ना, किसी टॉपिक पर, वो फेवर में लिखने के लिए या उसके अगेंस्ट में लिखने के लिए, तो ये हमें लिखना पड़ेगा हमको। यहाँ पर हमको बोलना नहीं होगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। डिबेट इज अ कॉन्टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्गुमेंट, डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी एंड डिस्कशन। इट इज़ यूजुअली बिटवीन टू पर्सन्स और टू टीम्स। तो अभी मैंने जैसा बताया कि जो डिबेट होती है वो या तो दो पर्सन्स में होती है या फिर दो टीम में होती है। मतलब कोई भी जो टॉपिक होता है, एक पर्सन उसके फेवर में बोलता है, दूसरा पर्सन उसके अगेंस्ट में बोलता है। ऐसे ही अगर दो टीम है तो वो भी एक टीम फेवर में और एक टीम अगेंस्ट में बोलेगी। लेकिन हमारी क्लासेस में क्या है, हमें जो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा तो हमें उसके फेवर या अगेंस्ट में किसी भी एक पर हमें अपने व्यूज़ को लिखना होता है, अपने आर्गुमेंट्स को लिखना होता है। तो इसमें हमें कोई कंपलसरी नहीं है कि हम फेवर में लिखें या अगेंस्ट में लिखें। जो क्वेश्चन में पूछा गया हो वो करेंगे। अगर उन्होंने पूछा है कि फेवर में लिखना है, फॉर द मोशन लिखना है, तो हम फेवर में लिखेंगे। अगर उन्होंने कहा है कि अगेंस्ट में लिखना है तो अगेंस्ट में लिखेंगे। अगर उन्होंने कहा है कि डिबेट लिखिए सिर्फ, और ये नहीं क्लियर है कि फेवर में लिखना है या फिर अगेंस्ट में लिखना है, तो फिर हमारी मर्जी पर डिपेंड करेगा कि हम फेवर में भी लिख सकते हैं या फिर अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं। तो क्या है ये डिबेट? एक फॉर्म ऑफ एक कॉन्टेस्ट है। क्या है? एक तरह का ये कॉन्टेस्ट है। किसकी फॉर्म में? आर्गुमेंट, डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी के फॉर्म में, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है डिबेट की। तो देखिए, टोटल मार्क्स जो होते हैं हमें इसके लिए वो 10 मार्क्स मिलते हैं। और उसमें कैसे हम डिवाइड करते हैं उन मार्क्स को? तो देखिए, फॉर्मेट जो है, इसमें फॉर्मेट में कुछ नहीं होता है विशेष। ओपनिंग एड्रेस होता है और कंक्लूजन होता है। अगर आपने ये अच्छा किया है तो फॉर्मेट का 1 मार्क आपको डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कंटेंट। कंटेंट आपका 4 मार्क्स का होता है। उसके बाद एक्सप्रेशंस है, तो एक्सप्रेशन आपके 5 मार्क्स के। तो और इन एक्सप्रेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है, एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं एंड स्पेलिंग्स हैं, तो इसकी जो मिस्टेक्स होंगी आपकी, है ना, उनमें आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे और उनमें से ही मिस्टेक्स पर ये मार्क्स काटे जाएंगे। अगर ये मार्क्स
मिस्टेक्स आपकी होती हैं तो 2.5 में से ये मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, है ना। नेक्स्ट 2.5 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल, यानी जो भी आइडिया, जो भी आपने स्टाइल यूज की है लिखने की, उसमें वो आपकी कितनी रिलीवेंट है टॉपिक से, है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से टोटल एक्सप्रेशन के आपके 5 मार्क्स हो गए, 4 मार्क कंटेंट के हो गए और 1 मार्क फॉर्मेट का। तो इस तरह से आपको 10 मार्क्स इसमें मार्किंग स्कीम इस डिबेट के क्वेश्चन में मिलेंगे। नेक्स्ट देखें डिबेट राइटिंग क्या है, कैसे लिखेंगे। एन आइडियल डिबेट मस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 पैराग्राफ, है ना। एक अच्छी जो हम डिबेट लिखनी है तो कम से कम 4 पैराग्राफ्स हमें उसमें लिखने होते हैं। जैसे हम लिखें इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सैल्यूटेशंस देते हैं, ये एक तरह से हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है और अपना जो हम एड्रेस करते हैं जो लोगों को, वो होता है। दूसरा प्रॉब्लम, मतलब जो हमारा डिबेट है, डिबेट का जो टॉपिक है उसके जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, अगर वो कोई समस्या है तो उससे रिलेटेड अगर हम प्रॉब्लम है तो वो हम बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर उसका कोई समाधान है वो भी फेवर या अगेंस्ट में रहते हुए ही करेंगे उसको, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो वैसे यहाँ पे इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इन चीज़ों को फॉलो करें, एक तरह का फॉर्मेट मैंने बनाया है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। हमको सिर्फ जो टॉपिक हमको दिया हुआ है हम उसका फेवर या अगेंस्ट में अपने जो व्यूज़ हैं उनको रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसमें हम क्या लिखेंगे। दिस इंक्लूड्स सैल्यूटेशन एंड द टॉपिक इंक्लूडिंग फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन। तो इसमें क्या हम लिखना है, इसमें सैल्यूटेशन होना है। सैल्यूटेशन का मतलब जो हम एड्रेस करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एस्टीम्ड जजेस, ऑनरेबल गेस्ट, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फेलो स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ये एक तरह के सैल्यूटेशन हो गया, है ना। और यहाँ पर एड्रेशन हो गया, जैसे आई नेम गिवन इन द क्वेश्चन और एल्स, है ना। यदि हम यहाँ पे हमें क्या लिखना है, आई यानी कि मैं, और फिर हम क्या लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में नेम दिया होगा, है ना। क्वेश्चन में नेम दिया गया होता है तो वही नाम हमें यहाँ पे लिख देना है, और अगर नहीं दिया है तो आई हम लिख देंगे XYZ। फिर फील ऑनर्ड टू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फॉर द टॉपिक लिख देंगे, या फिर अगेंस्ट द टॉपिक लिख देंगे, ठीक है ना। यानी कि मुझे काफ़ी ऑनर्ड फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पर बोलने का एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो यहाँ पे नेम ऑफ द टॉपिक लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये एक तरह का फॉर्मेट में ही माना जाएगा। इसके अगर ये फॉर्मेट आपका बेटर होता है, बिल्कुल प्रॉपर होता है, तो 1 मार्क आपके कहीं नहीं गए। इसके बाद देखिए बॉडी है, प्रॉब्लम जिसको हम कह सकते हैं। तो दिस इज़ द मेन पैराग्राफ फॉर द बॉडी ऑफ योर आंसर। जो आपका आंसर होगा वो उसका मेन पैराग्राफ है। मेन इसी में ही आपको जो कुछ भी है आर्गुमेंट्स आपके फेवर या अगेंस्ट में वो लिखने हैं। ऑलवेज बिगिन विद द मीनिंग ऑफ द टॉपिक और द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक इन नॉट मोर देन अ लाइन। तो हमें क्या करना होता है इसमें कि हमको अपना जो बॉडी है ये हमारी डिबेट की, उसको हमेशा किससे शुरू करना होता है, मीनिंग ऑफ द टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है जो हमको दिया गया है उसकी मीनिंग के साथ में, और साथ ही साथ उसको हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं केवल एक लाइन में। देन स्टार्ट कोटिंग द इश्यू, और जो इश्यू है उसको कोट करना यानी उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। नाउ हियर इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू फॉलो ए सीक्वेंस। मतलब यहाँ पर ज़रूरी है कि हम एक सीक्वेंस को भी फॉलो करें, यानी इसमें सीक्वेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्व रखता है ना। हम जो एक पॉइंट लिख रहे हैं उसके बाद दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं तो उनमें सीक्वेंस होना चाहिए। साथ ही साथ एक पॉइंट में हम जो भी बात करें उनमें भी जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं उनमें सीक्वेंस होना चाहिए। मेक श्योर यू आर क्लियर विद योर थाट्स। सबसे पहले ये बात क्लियर श्योर हो जानी चाहिए कि आपके जो थाट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। ओनली देन यू विल बी एबल टू पुट देम इनटू वर्ड्स एम्बिगुअसली। तो उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं उनको बड़े ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से एक साथ उनको मिला करके रख पाएंगे। सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए दिस पैराग्राफ नीड्स टू बी शॉर्ट एंड क्रिस्प। यानी ये जो पैराग्राफ है जो सॉल्यूशन वाला होगा, जिसमें हम किसी
जो समस्या जो भी बताई गई है उसका सॉल्यूशन देंगे, तो वो कैसा होना चाहिए, काफ़ी शॉर्ट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। यू आर सपोज टू गिव अ रेशनल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। और आपको इसमें क्या करना है, जो भी उस इश्यू से, जो टॉपिक से रिलेटेड जो भी उसमें जो भी प्रॉब्लम हैं, जो भी समस्याएं हैं, तो उनका आपको एक रेशनल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको देना है सारी समस्याओं का। लास्ट में हमारा होगा कंक्लूजन। दिस पार्ट इन्वॉल्व्स क्लैरिफिकेशन ऑफ योर स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द थिंकिंग द ऑडियंस फॉर बीइंग सच पेशेंस लिसनर, है ना। इसमें आपको क्या करना है, ये आपका वो पार्ट होगा जिसमें आप अपने स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करेंगे और साथ ही साथ जो ऑडियंस है जिसने बड़े ही पेशेंस के साथ में आपको सुना है तो उसको थैंक भी करेंगे। तो दिस पैराग्राफ नीड्स टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ये पैराग्राफ भी कैसा होना चाहिए, हमारा शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज छोटा होना चाहिए। हियर ऑल्सो यू कैन ऐड समथिंग सम ग्लिटर टू योर डिबेट, लाइक यहाँ पर मतलब इसका मतलब होगा कि आप इस डिबेट में अपना थोड़ा सा और ग्लिटर ऐड कर सकते हैं, मतलब उसको और डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह के जो वर्ड होते हैं या सेंटेंस होते हैं उनको लिख करके, जैसे यहाँ लिखा है द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। जो वर्ड इम्पॉसिबल है वो अपने आप ये कहता है कि मैं पॉसिबल हूँ। तो मतलब इस तरह के यही नहीं लिखना है हमको, अपने टॉपिक से रिलेटेड अगर हमारे माइंड में अगर किसी तरह का इस तरह का कोई लाइन है, कोई कोटेशन है, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट है देखिए टिप्स टू रिमेंबर। हम क्या टिप्स हमें रिमेंबर रखनी चाहिए, क्या याद रखनी चाहिए जब भी हम किसी डिबेट को लिखें। तो सबसे पहले देखिए सैल्यूटेशन है जिसमें हम लिखेंगे रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन, ऑनरेबल जजेस एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसा अभी मैंने पहले बताया था। तो ये हमारा सैल्यूटेशन हो जाएगा, इसको हम शुरू में लिखेंगे, है ना। दूसरा होगा इंट्रोडक्शन जिसमें हम लिखेंगे आई एम हियर टू प्रेजेंट माई व्यूज़। यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने के लिए, है ना। किसके लिए, फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन। यानी जो भी आप लिखेंगे, है ना, आप फॉर ऑब्लिक अगेंस्ट नहीं लिखेंगे। अगर आपको फॉर द मोशन लिखना है तो सिर्फ आप फॉर द मोशन लिखेंगे, आपको अगेंस्ट द मोशन लिखना है तो सिर्फ आप अगेंस्ट द मोशन लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बॉडी ऑफ द आर्गुमेंट, है ना। जो बॉडी ऑफ द आर्गुमेंट होगा उसमें हमारे में इंक्लूड व्यूज़, फैक्ट्स, रिब्यूटिंग द स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें इसमें व्यूज़ हैं आपके, क्या फैक्ट्स हैं, स्टेटमेंट को रिब्यूट करना और जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा कॉमन फ्रेज। हम इसमें क्या होते हैं, कॉमन फ्रेज यूज़ कर लेते हैं। बहुत से वर्ड होते हैं जिनको हम अक्सर उसमें यूज़ कर लेते हैं, जैसे आई स्ट्रांगली फील दैट, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू। ये हमें क्या होता है डिबेट में बीच बीच में यूज़ करने होते हैं। जो हम अपने आर्गुमेंट्स देंगे उनको इनसे स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं स्ट्रांगली ये फील करता हूँ, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, मैं आई आस्क ऑल प्रेजेंट, आई होल हार्टेडली अपोज सपोर्ट, और फिर इन माई ओपिनियन, जैसे मेरी राय में ऐसा होना चाहिए वैसा होना। तो इस तरह से हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये जो शब्द हैं, जो फ्रेजेस हैं, हम इनका यूज़ कर सकते हैं किसी भी आर्गुमेंट को स्टार्ट करने के टाइम पर। अब नाउ रीड अबाउट हाउ टू राइट अ डिबेट, कि हम एक डिबेट को कैसे लिखते हैं। और अच्छे से देखिए पॉइंट समझ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें शुरुआत कैसे करनी है, जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे टॉप पर हमें क्या करना है, हेडिंग लिखनी है। उस जो टाइटल होगा हमारा डिबेट का, है ना, जिसको हम हेडिंग भी कह सकते हैं, वो हमको बिल्कुल टॉप पर लिखनी है। राइट फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन बिलो द टॉपिक हेडिंग। तो उसके बाद हमें टॉपिक और हेडिंग, टॉपिक या हेडिंग हमने ऊपर लिख दिया, तो उसके नीचे हमको क्या लिखना है, फॉर द मोशन लिखना है या अगेंस्ट द मोशन लिखना है। जो भी हम लिख रहे हों तो वो हमें देना है। उसके बाद हमें ऑडियंसेस को एड्रेस करना है, जैसे ऑनरेबल जजेस, लर्न टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो हमें अपने अकॉर्डिंग, जैसे हम एक स्पीच करते हैं तो स्पीच में भी इस तरह का इंट्रोडक्शन देते हैं और एड्रेस करते हैं, तो वो हमें यहाँ पर भी लिखना है। और फिर हमको इतना लिखने के बाद हमको अपनी डिबेट शुरू करनी है। तो वो कैसे करनी है, आई स्टैंड हियर टू स्पीक फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन और टॉपिक नेम लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये स्टार्ट करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, स्टिक टू योर व्यू पॉइंट आइदर इन फेवर और अगेंस्ट। मतलब आप चाहे फेवर में बोल रहे हो या अगेंस्ट में बोल रहे हो, अपना जो व्यू पॉइंट है उस पर बने रहें,
उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। जैसे आपका अपोनेंट है, जैसे अगर आप मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में दो डिबेट हो रही है, उनमें से एक आप हैं, तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में कि सामने वाला जो पर्सन है वो जो भी अपने आर्गुमेंट्स रखे, आपको क्या करना है उसके अगेंस्ट आप बोल रहे हो तो अगेंस्ट बोल रहे हो या फेवर में जो भी बोल रहे हो, तो आपको अपनी बात पर बिल्कुल बने रहना है। आपको ये नहीं है कि दूसरे की बात को एक्सेप्ट कर लेना है, वो नहीं करना है। और लिखते समय में भी अगर आप किसी टॉपिक के फेवर में बोल रहे हो तो सारे पॉइंट्स आपके फेवर में ही होने चाहिए, उस टॉपिक के फेवर में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दो पॉइंट आप उसके अगेंस्ट वाले भी लिख दो, या अगेंस्ट में लिख रहे हो तो 4 वाले लिख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। द ओपनिंग सेंटेंस शुड टच द मेन थीम एंड द लास्ट सेंटेंस शुड स्पेसिफाई द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक। यानी आपका जो ओपनिंग सेंटेंस है वो कैसा होना चाहिए, जो मेन थीम है आपके टॉपिक की, आपके जो डिबेट का जो टाइटल है उसको टच करना चाहिए, यानी उससे ही रिलेटेड पूरी तरह से होना चाहिए। और जो लास्ट सेंटेंस है वो आपके जो टॉपिक है उसके कंक्लूजन को, यानी उसके एंड को स्पेसिफाई करना चाहिए। It is more appropriate that one single paragraph should deal with one thought thoroughly। तो सबसे इम्पोर्टेंट या कहें कि अप्रोप्रिएट बात यह है कि एक सिंगल पैराग्राफ एक ही तरह के थॉट को पूरी तरह से उसमें दिया गया हो। जैसे आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, एक आर्गुमेंट आपने लिखा आपके फेवर या अगेंस्ट में, जिसमें भी लिख रहे हैं, आपने एक पॉइंट लिखा या एक आर्गुमेंट लिखा, तो आपको क्या करना है उसमें पूरे उस एक पैराग्राफ में जो थॉट आपने सोचा है, जो फैक्ट आपने लिखा है, वो पूरी तरह से पूरे पैराग्राफ में रन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक लाइन तो कुछ और लिख दी और दूसरी लाइन में कुछ और लिख दिया। नेक्स्ट है देखिए, टोटल एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद द टॉपिक शुड बी एक्सप्रेस्ड फोर्सफुली एंड क्लियरली बाय यूजिंग द फॉलोइंग्स। है ना, यहाँ पर क्या करना है कि हम चाहे एग्रीमेंट में हो चाहे डिसएग्रीमेंट में, यानी सहमत हो टॉपिक से या असहमत हो, तो हम जो भी आर्गुमेंट दे रहे हैं, एग्रीमेंट दे रहे हैं, डिसएग्रीमेंट दे रहे हैं जो टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें उसमें क्या करना है, उसको बड़े ही फोर्सफुली एक्सप्रेस करना है, यानी दबाव से फोर्सफुली कि ये होना ही चाहिए, है ना। और बड़ी क्लियरली हम क्या कर सकते हैं, ये साथ ही साथ ये जो हमें शब्द दिए हुए हैं, मैं कुछ दे रहा हूँ यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू आर्ग्यू, हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर हम आगे अपना नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे। इन माई ओपिनियन, यानी इन माई ओपिनियन दिस कुड नॉट बी हैपन। और फिर जैसे आई देयरफॉर होल हार्टेडली सपोर्ट द व्यू दैट, यानी मैं इसलिए पूरे दिल से इस व्यू को सपोर्ट करता हूँ कि, फिर उसके बाद आप अपना आर्गुमेंट लिखेंगे। आई फील स्ट्रांगली दैट, मैं बड़े स्ट्रांगली इस बात को फील करता हूँ कि, फिर आगे आप अपना सेंटेंस लिखेंगे। माई नॉलेजेबल अपोनेंट हैज़ सबमिटेड दैट। अब जैसे ये पॉइंट कब आ जाएगा, जब हम दो लोग या दो टीम आपस में डिबेट कर रही हैं सामने, तब हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे कि मेरा जो नॉलेजेबल अपोनेंट है, यानी जो ज्ञानी कह सकते हैं, जिसके अंदर काफ़ी नॉलेज है, उस अपोनेंट ने सबमिट किया है ना। तो हम यहाँ पर सबमिट किया, उसकी बात को काटेंगे आगे, उसकी बात के उसके अगेंस्ट हम बोलेंगे, वो जो भी बोल रहा होगा उसके, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, डेवलप ईच पॉइंट इन अ सिस्टमैटिक और लॉजिकल मैनर। हमको क्या करना है इसमें, अपने प्रत्येक पॉइंट को, है ना, जो भी पॉइंट हम जो डिबेट है हमारी उसमें लिखें, उसमें प्रत्येक पॉइंट को हमें एक बहुत ही सिस्टमैटिक और लॉजिकल मैनर में लिखना है। कहने का मतलब है कि हर पॉइंट हमारा एक के बाद एक जो हम लिख रहे हैं वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होना चाहिए, सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए, लॉजिकल मैनर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख दें उल्टा सीधा, है ना। पहला पॉइंट हमने किसी बारे में लिख दिया और दूसरा पॉइंट में कोई और बात यूज कर ली जो कि हमारे टॉपिक से जो है मेल भी नहीं खाती है, तो इस तरह का हमें नहीं करना है। योर कंपोजिशन शुड बी मीनिंगफुल, और आपकी जो कंपोजिशन है, जो भी आप बना रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसमें कोई अच्छा अर्थ होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, छोटा भी होना ज़रूरी है, एंड टू द पॉइंट, और साथ ही साथ वो टू द पॉइंट होना चाहिए, है ना। अननेसेसरी और सुपरफ्लुअस डिटेल्स और एक्सप्लेनेशंस मस्ट बी अवॉइडेड। अगर किसी भी तरह की जो अननेसेसरी अगर आप डिटेल्स दे देते हैं, सुपरफ्लुअस का मतलब भी वही है अनावश्यक, तो वो एक्सप्लेनेशन या डिटेल्स आप दे देते हैं, तो वो आपकी डिबेट को
एक तरह से उसमें मार्क्स डिडक्ट करवाने का काम करेगी, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको किसी भी तरह की अननेसेसरी उसमें डिटेल्स नहीं लिखनी है। जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, केवल वही आपको अपनी डिबेट में इन्वॉल्व करने हैं। इन दी एंड राइट थैंक यू, और लास्ट में आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपनी डिबेट एंड करेंगे तो लास्ट में आप उसमें थैंक यू, जो भी ऑडियंस है उनको, उनके लिए थैंक यू ज़रूर लिख देंगे, कह देंगे जब आप बोल रहे हैं तब, और जब आप लिख रहे हैं तो सिर्फ आपको थैंक यू लिखना है। नाउ द थिंग्स यू शुड नॉट डू वाइल राइटिंग ए डिबेट। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जब आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या डिबेट लिख रहे हैं तो उस समय आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए होती हैं। तो देखिए वो क्या होती हैं। नेवर मेंशन एनी ऑफ योर पर्सनल डिटेल्स, दैट इज़ नेम, स्कूल नेम और एड्रेस। यानी आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम है, आपके स्कूल का नाम है या आपका एड्रेस है, वो आपको अपनी इस डिबेट में मेंशन नहीं करना है। नेवर राइट इन वन गो, मेक श्योर यू फॉलो द राइट फॉर्मेट एंड मेक पैराग्राफ्स। तो हमें क्या लिखना है में इसमें कि हमें वन गो में नहीं लिखना है। जैसे कई बच्चे, जैसे उन्होंने डिबेट लिखना शुरू किया और जहाँ से शुरू की और लास्ट तक उन्होंने कहीं पर पैराग्राफ ही नहीं बनाया, यानी एक पॉइंट ख़त्म होने के बाद में वहीं से दूसरा पॉइंट शुरू कर दिया। पैराग्राफ छोड़ना चाहिए हमको, पैराग्राफ कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करना चाहिए, है ना। जैसे हमें पूरा एक साथ नहीं लिखना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें ऐसा लगे कि सिर्फ पूरे डिबेट में सिर्फ एक ही पैराग्राफ है, भले ही आपने बहुत सारे पॉइंट्स उसमें लिख दिए हों, लेकिन वो लगे ऐसा कि भाई उसमें सिर्फ एक ही पैराग्राफ है। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको अलग अलग पैराग्राफ में अपने पॉइंट्स को लिख देना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप एक ही पॉइंट को बहुत लंबा कर दें और फिर वहीं पर आप एंड कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग आर्गुमेंट्स को यूज़ करना है, फॉर्मेट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। तो नेक्स्ट है देखिए, डोंट यूज़ स्लैंग और शॉर्ट फॉर्म्स, है ना। आपको स्लैंग लैंग्वेज, किसी भी तरह की भद्दी लैंग्वेज वगैरह जो होती है या शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं वर्ड्स की, उनको डिबेट में आपको यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। डोंट राइट रॉन्ग फैक्ट्स, और जैसे हम डिबेट करते हैं या डिबेट लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हमको फैक्ट्स लिखने होते हैं। फैक्ट्स का मतलब यहाँ पर है कि जो सच्चाई होती है, यानी जो बिल्कुल ट्रू फैक्ट्स होते हैं वो हमें लिखने होते हैं। तो वो हमको गलत फैक्ट्स नहीं लिख देने हैं, जैसे हमें उनकी नॉलेज ना हो और हम अपने आप ही बना करके किसी बात को कह दें, है ना। तो वो हमको बना करके कोई फैक्ट नहीं लिखना होता है। इसमें हमें जो भी फैक्ट है वो बिल्कुल हमारी रीडिंग के, हमारी स्टडी के आधार पर होने चाहिए, जो बिल्कुल ट्रू हों। ट्राई नॉट टू एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट ऑफ 120 to 150 वर्ड्स, है ना। जो भी वर्ड लिमिट दी हो, जैसे 120 से 150 होती है जनरली, अगर चेंज होकर के आई हो आपके क्वेश्चन में तो आपको चेंज होकर के जो वर्ड लिमिट दी गई है, जो आपको प्रिस्क्राइब की गई है, आपको उसको एक्सीड नहीं करना है। उससे ज़्यादा वर्ड लिमिट आपको नहीं लिखना है। उससे कुछ कम वर्ड्स हो जाएंगे उसमें लिख देंगे तो डजेंट मैटर, लेकिन आपको जो वर्ड लिमिट दी गई है उससे ज़्यादा में आपको इसको कवर नहीं करना है। नेक्स्ट है, डू नॉट इन्वेस्ट टू मच टाइम इन जस्ट दिस क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। केवल इसको सोचते रहने से कि हम क्या क्या आर्गूमेंट लिखें, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर एक टाइम टेबल सेट करना है पूरे एग्ज़ाम को करने के लिए, और इसके लिए कितना टाइम आपने डिसाइड किया है उतने ही टाइम में आप इस डिबेट को पूरा कंप्लीट कीजिए। और आपको एक्स्ट्रा टाइम इसमें नहीं आपको मैनेज करना है, वरना आपका दूसरा जो पार्ट होगा एग्ज़ाम का वो सफ़र करेगा और वो आप नहीं कर पाएंगे, मार्क्स आपके कम रह जाएंगे। तो अब देखिए समझ लेते हैं एक सैम्पल क्वेश्चन डिबेट का, और एक एग्ज़ाम्पल से हम ये जान जाएंगे कि हमको किस तरीके से एक डिबेट लिखनी होती है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि हमारे CBSE के 2018-19 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आया था। तो वो क्या था, यू आर मुकुल महिमा ऑफ आल्स पब्लिक स्कूल, योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड डिबेट ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट, है ना। तो आप
आज पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप मुकुल हैं, यदि आप लड़की हैं तो आप महिमा हैं। और आपके स्कूल ने क्या किया है, एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है और टॉपिक है उसका सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट, यानी सोशल मीडिया और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं। एंड यू विल पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम योर स्कूल, और आप अपने स्कूल की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूसरे स्कूल भी शायद इसमें आ रहे हैं। प्रिपेयर योर व्यूज़ अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ द मोशन। तो आपको क्या करना है, अपने व्यूज़ प्रिपेयर करने हैं, या तो अगेंस्ट में करने हैं या फिर फेवर में करने हैं। तो आपको इसमें एक में करने के लिए आता है, दोनों में लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन यहाँ मैं आज आपको एग्जाम्पल के रूप में दोनों ही आंसर दिखाऊंगा। जो आप फेवर में लिखना चाह रहे हैं तो वो फेवर का भी बताऊंगा, और अगर आप अगेंस्ट में लिखना चाह रहे हैं तो वो अगेंस्ट का भी बताऊंगा। तो दोनों से आपको क्लियर हो जाएगा कि फाइनली हमको फेवर में क्या लिखना होता है, अगेंस्ट में क्या लिखना होता है। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो नाउ द आंसर, एंड दिस इज़ फॉर द मोशन। सबसे पहले हम फॉर द मोशन के लिए लिखेंगे। अगर आप फॉर द मोशन में लिख रहे हैं तो यहाँ आंसर है। मैंने ऊपर यहाँ पर टॉपिक नहीं लिखा है, आपको यहाँ पर ये टॉपिक लिखना है इसका, सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट। जहाँ पे आंसर लिखा हुआ है वहाँ पे हम टॉपिक लिख देंगे, आंसर तो हम साइड में लिखते हैं। और फिर हम लिखेंगे, देखिए, ऑनरेबल जजेस, टीचर्स एंड माई वर्दी अपोनेंट्स, thank you for giving me the opportunity to join the debate on the topic social media and its effect। तो यहाँ पर हमने उनको एड्रेस किया, तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो है एड्रेस कर दिया है ऑनरेबल जजेस, टीचर्स, वर्दी अपोनेंट, और इन सबको थैंक यू कहते हुए कि आप यहाँ पर मुझे आपने एक अपॉर्चुनिटी दी एक टॉपिक पर बोलने के लिए, तो मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलता हूँ। आई एम मुकुल, महिमा, मतलब जो भी हैं वो आप लिखेंगे। एंड आई वुड लाइक टू स्पीक इन फेवर ऑफ द मोशन, तो हमें फेवर ऑफ द मोशन में लिखना है। यहाँ पर हम फॉर द मोशन भी लिख सकते हैं, उसके बाद टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। हाउ मैनी पीपल, अब यहाँ पे देखिए अलग आ गया, हाउ मैनी पीपल डू नॉट हैव अ स्माइल ऑन देयर फेसेस ऑन फाइंडिंग एन ओल्ड फ्रेंड ऑन फेसबुक। यानी ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने किसी ओल्ड फ्रेंड को जब फेसबुक पर देखते हैं या मिलते हैं तो उनके फेस पर स्माइल नहीं होती। वेल, सोशल मीडिया हैज़ रिमूव्ड ऑल द बैरियर्स एंड बाउंड्रीज टू कम्युनिकेट बाय ब्रिंगिंग द ग्लोब ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो जो सोशल मीडिया है उसने क्या किया है, जितने भी बैरियर्स हैं, बाउंड्रीज हैं, है ना, कम्युनिकेशन के, उन सबको रिमूव कर दिया है। सारे लोगों को, पूरे ग्लोब को कह सकते हैं, पूरी पृथ्वी को, मतलब मोस्टली ऑल पीपल को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाकर, यानी कि हम फेसबुक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे दूसरे देश में, अपने देश में कहीं पर भी दूर हमसे बैठे हुए जो हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं, हम उनसे मिल सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। कई बार जो हमारे परिचित भी नहीं होते, अजनबी होते हैं, उनसे भी हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है। While business opportunities have widened, marketers' reach has broadened, है ना, जबकि जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी वाइड हो गई हैं। मार्केटर्स जो रीच है मार्केट्स की वो भी काफ़ी ब्रॉड हो गई है। इट कीप्स अस अपडेट अबाउट एवरीथिंग गोइंग ऑन इन एवरी नुक और कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड ऑन अ रियल टाइम बेसिस। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, जो फेसबुक है या सोशल मीडिया है, वो क्या करता है, हमको लगातार अपडेट बनाए रखता है हर चीज़ के बारे में, यानी वर्ल्ड के हर नुक एंड कॉर्नर में, हर कोने कोने में जो भी वास्तव में जो चल रहा होता है उसके बारे में हमें ये पूरी नॉलेज पहुंचा देता है, पूरी जानकारी हमको दे देता है। फ्रॉम इमरजेंसी अलर्ट्स, अनाउंसमेंट्स एंड डिक्लेरेशन टू नोइंग हाउ आवर फ्रेंड्स आर डूइंग हैज़ ऑल बिकम सो कन्वीनियंट। माने इसके ही वजह से ये कितना कन्वीनियंट हो गया है कि हमें इमरजेंसी अलर्ट्स, अनाउंसमेंट या डिफरेंट टाइप के जो डिक्लेरेशंस होते हैं उन सब के बारे में हमें पता चल जाता है। It provides freedom of speech and thus enables everyone to speak their mind। यानी ये जो
प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, वो क्या करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, यानी कि हम किसी भी बात को अपने उस सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। इनेबल्स एवरीवन टू स्पीक देयर माइंड, और हर किसी को वो इस योग्य बनाता है तो वो अपने माइंड की बात को उस पर कह पाए। वैसे वो नहीं कह सकता है, लेकिन इन फेसबुक के माध्यम से या इस तरह का जो दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके थ्रू वो, जो सोशल मीडिया हैं उनके थ्रू वो बोल सकता है, अपने विचारों को रख सकता है। नॉट टू फॉरगेट द इनकैलकुलेबल एक्सेस इट प्रोवाइड्स टू द एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, है ना। ये जो है, हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते कि ये हमको एक इनकैलकुलेबल, यानी जिसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है एक्सटेंसिव, उसको भी हमें ये प्रोवाइड करता है। यानी बहुत सारी खबरें होती हैं जो हमें कभी कभी उससे नहीं मिल पाती, लेकिन न्यूज़पेपर या वो टीवी हम नहीं देख पाते, लेकिन हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाती हैं। विथ सो मच एडवांसमेंट एंड इनोवेशन इट वुड बी एन अनमिंगेबल वर्ल्ड विदाउट हैविंग सोशल मीडिया इन इट, है ना। विथ सो इतनी सारी एडवांसमेंट, इतने सारे इनोवेशन के साथ में इट वुड बी एन इमेजिनेबल वर्ल्ड, यानी एक ये अनइमेजिनेबल वर्ल्ड होगा बिना सोशल मीडिया के। समवन हैज़ राइटली पुट इट इनटू द वर्ड्स बाय सेइंग, किसी ने वास्तव में सही तरीके से ही इसको वर्ड्स में लिख करके बताया है। उसने कहा है कि सोशल मीडिया इज़ एडिक्टिव प्रिसाइजली बिकॉज इट गिव्स अस समथिंग व्हाट द रियल वर्ल्ड लैक्स, यानी जो रियल वर्ल्ड में जो कमी है हमको वो देता है ये सोशल मीडिया। इट गिव्स अस इमीडिएसी, डायरेक्शन एंड अ वैल्यू एज एन इंडिविजुअल। तो इस तरीके से देखिए लास्ट में इन्होंने लिख दिया थैंक यू, तो ये इनका फॉर द मोशन हो गया। इन्होंने सोशल मीडिया और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में अच्छा बोला है, यानी उसके फेवर में बोला है। नाउ द आंसर इज इन फॉर अगेंस्ट द मोशन, यहाँ पर हम अगेंस्ट द मोशन हम लिखेंगे। तो देखिए व्हाट अ वर्ल्ड इट इज़, तो इन्होंने एक शुरू में ही कोटेशन दे दिया है, कैसा संसार है ये। विद एवरीवन ऑन देयर फोन्स, हर कोई अपने फ़ोन में है, ऑल द टाइम फेकिंग देयर लाइफ्स, अपनी लाइफ को वो फेक बना रहा है, ख़राब कर रहा है। कीपिंग ए काउंट ऑफ देयर लाइक्स, और अपनी जो लाइक्स हैं उनको काउंट कर रहा है, कितनी चीज़ें वो पसंद करता है कितनी नहीं करता है। तो गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम मुकुल महिमा एंड माई टॉपिक फॉर द डे इज़ सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट। आई वुड लाइक टू स्पीक अगेंस्ट द मोशन, तो वो यहाँ पर अगेंस्ट द मोशन बोल रहा है। इट हैज़ नाउ बिकेम डाउटफुल टू ट्रस्ट द सेइंग दैट गोज लाइक टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड टू सेव टाइम एंड मेक अवर लाइफ्स ईजियर, यानी ये कहा गया था, एक सेइंग थी, एक कहावत थी कि जो टेक्नोलॉजी है उसको किस लिए डेवलप किया गया है, हमारे टाइम को सेव करने के लिए, हमारी लाइफ को ईजियर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए। लेकिन ये जो बात है ये बड़ी ही डाउटफुल नज़र आती है, बिकॉज पीपल हैव बिकम एडिक्टेड एंड अनप्रोडक्टिव, क्योंकि लोग क्या हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके एडिक्टेड हो गए हैं, इसके आदी हो गए हैं और अनप्रोडक्टिव हो गए हैं, यानी किसी भी तरह का प्रोडक्शन, मतलब इसका कोई, इसमें लगे रहते हैं लेकिन इसका कोई, तो लोग इसमें क्या करते हैं, अपना कई घंटों तक अपना जो वैल्यूबल टाइम है उसको स्पेंड कर देते हैं और वेस्ट कर देते हैं वीकेंड से, और साथ ही साथ उसका कोई रिजल्ट भी नहीं होता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिसिप्लिन टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए बहुत सारे एफर्ट की, डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। रिजल्ट्स हैव शोन दैट इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन माइंड्स एंड देयर फंक्शनिंग, और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जिन्होंने हमें दिखाया है कि इसका जो ह्यूमन माइंड है उस पर एक एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है, और उनकी फंक्शनिंग पर भी, यानी वो काम करने की उनकी क्षमता होती है उस पर भी एक एडवर्स विपरीत प्रभाव पड़ता है। आउटडोर एक्टिविटीज़ अमंग चिल्ड्रन हैव ऑल्सो रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, और इस मोबाइल या सोशल मीडिया की वजह से ही बच्चों में स्पेशली जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी लगातार कम होती चली जा रही हैं। मोबाइल में लगे रहते हैं और वो आउटडोर एक्टिविटीज़ है उनको नहीं करते हैं। नो डाउट इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, है ना। वैसे कोई संदेह नहीं है कि ये हमको इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कभी कभी प्रोवाइड करता है, बट इट इज़ हार्ड टू इग्नोर द क्वांटम टू फेक न्यूज़ दैट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर एंड द एक्सटेंट ऑफ इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन सोसाइटी। लेकिन
इट इज़ हार्ड टू इग्नोर, इस बात को भी इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल होगा कि ये क्या करता है, हमें सोशल मीडिया पर बहुत सारी फेक न्यूज़ मिलती हैं और जो कि एक वाइल्ड फायर की तरह से पूरे सोशल मीडिया पर छा जाती हैं, लोगों तक पहुंच जाती हैं और इसका जो है हमारे समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। In fact, fake WhatsApp forwards was a clear pattern that was observed behind the recent mob lynching or rather death by social media। तो जिस तरह की मॉब लिंचिंग्स जैसी जो घटनाएं हमारे हुई हैं, डेथ बाय सोशल मीडिया, ये इनको हम सोशल मीडिया के द्वारा होने वाली डेथ ही कहा जाएगा कि मॉब लिंचिंग जैसी जो घटनाएं हैं वो चारों तरफ होती रहती हैं। व्हाट्सएप पर किस तरह के मैसेज फॉरवर्ड हो जाते हैं, बहुत सारे मैसेज को कोई एक पर पहुंचता है वो दूसरे को फॉरवर्ड कर देता है, तो लोगों के अंदर वो हर लोग जो भी फेक न्यूज़ उनके पास में आती है वो उसको सच मान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड इनसिक्योरिटीज़ एंड डिप्रेशन अमंग टीनेजर्स, और टीनेजर्स में ये एक रीज़न है ना, हमारे अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ है, हमारे अंदर जो डिप्रेशन जो बढ़ता चला जाता है जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर, तो उसके पीछे एक रीज़न यही है, सोशल मीडिया। इट इज़ राइट दैट टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस टू सेव टाइम, ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी को टाइम सेव करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, बट वी फॉरगॉट टू मेंशन इन द राइट अमाउंट, लेकिन हम ये मेंशन करना भूल जाते हैं या भूल गए कि इन दी राइट अमाउंट, के इसको राइट अमाउंट में होना चाहिए। सो रिमेंबर यू लीव द प्रेजेंट मोमेंट एवरी टाइम यू चेक द फ़ोन, है ना, तो इसलिए याद रखें यू लीव द प्रेजेंट मोमेंट, आप क्या कर रहे हैं, जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको लीव कर रहे हैं एवरी टाइम जब आप अपने फ़ोन को चेक करते हैं, यानी जब आप अपने फ़ोन को चेक करते हैं तो जो फ़ोन के अलावा जो आपका जो रियल मोमेंट है आप उसको मिस करते हैं, उसको खो देते हैं। सो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड पेशेंस हियरिंग, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सहयोग का और बड़े ही पेशेंसली मुझके सुनने का। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम जो डिबेट है उसको किस तरीके से लिखते हैं। हम इसको फॉर द मोशन भी लिख सकते हैं, अगेंस्ट द मोशन भी लिख सकते हैं, और मैं इसको करने के लिए आपको कई टॉपिक्स भी दे दूंगा, सैम्पल क्वेश्चन दे दूंगा जिसके आपको डिबेट लिखनी होगी। आप फॉर द मोशन भी लिख सकते हैं उसके लिए और अगेंस्ट द मोशन भी लिख सकते हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको डिबेट समझ में आई होगी, आप किस तरीके से इसे लिखेंगे आप क्लियर हो गए होंगे और आप इसको इस तरीके से लिख करके पूरे मार्क्स गेन कर पाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।